पंचकुला पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा कि जो सरकार ने एमएसपी दी है वो एक सराहनीय कदम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला भी है। एमएसपी जो है वो किसानों को दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य है जहां पर किसानों की एमएसपी दी गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 133 करोड़ जो है किसानों का कर्ज भी माफ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा कि बीजेपी ने आम लोगों को ताकत देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों की खरीद पर 24 फसलों पर एमएसपी देने का फैसला हरियाणा सरकार ने किया है और ये क्रांतिकारी फैसला है। उन्होंने कहा कि पहले 10 फसलों पर एमएसपी दी जाती थी, लेकिन अब हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। इसके अलावा किसानों का 133 करोड़ रुपए माफ करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सम्मान निधि योजना पहले ही किसानों को दी जा रही है। केंद्र सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए समर्पित किए हैं। और प्रदेश प्रभारी बीजेपी सतीश पुनिया और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनिए। देखिए, देश में बहुत अरसे से शोर बहुत था, लेकिन आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के और हरियाणा के किसानों की सुध लेने का सबसे पहला कोई काम हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले देश में किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात किसानों को दी। उसके बाद फसलों की बीमा योजना, ये अभिनव प्रयोग किया और देश के करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिला। गाँव को शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये वाजपेयी सरकार की प्रतिबद्धता थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद देश के किसानों के लिए जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ, मैं यूपीए सरकार का जिक्र करूं तो केवल मात्र 25,000 करोड़ रुपए खेती का बजट होता था। मैं दूसरी तरफ देखूं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को, और आज ये एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार के खेती का बजट होता है 1,52,000 करोड़ रुपए। ये सीधे सीधे देश के किसानों को उनके कल्याण के लिए समर्पित उनका कदम है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद दूंगा कि वो देश का पहला राज्य बने। और हरियाणा, क्योंकि अन्नदाता बहुत परिश्रम के साथ देश को ताकत देता है, जब उस किसान का पसीना धरती पर गिरता तो धरती अन्नपूर्णा होती है, और हरियाणा के किसान ने सार्थक किया है। देश में चर्चाएं बहुत होती हैं, सियासत बहुत होती है, गपशप खूब होती है, लेकिन धरातल पर उतारने का काम नायब सैनी जी ने किया, क्योंकि वो किसान का दर्द जानते हैं, गरीब किसान के घर में पैदा हुए हैं। और इसलिए जो क्रांतिकारी कदम किया, जिसके लिए देश भर में चर्चा होती थी, हरियाणा में अब सभी फसलों पर जो एमएसपी पर खरीद होगी, वो हरियाणा की सरकार का क्रांतिकारी कदम होगा। 14 फसलों पर मोदी सरकार ने पहले ही किया था। हरियाणा की कुछ और 9 फसलें, कुल मिलाकर ये कहा है कि जितनी फसल की उपज होगी हरियाणा उसको एमएसपी देगा। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हुआ है। दूसरा, जो नहरी क्षेत्र के लोग हैं उनका आबियाना माफ करना 133 करोड़ रुपए का, इससे हरियाणा के किसानों को 54 करोड़ का प्रतिवर्ष फायदा होगा। उसी तर्ज पर जो मेवात और उसके सटे हुए इलाकों में जो फसल खराबे का जो मुआवजा था 137 करोड़ का, वो भी किसानों के खातों में तुरंत हस्तांतरित होगा। 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा ग्रामीण विकास को समर्पित हरियाणा की सरकार ने पिछले अरसे से जो प्रयोग किए, काम किए, वो अपने आप में सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। हिंदुस्तान की सरकार ने जो प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि थी, हरियाणा के लाखों किसान उसका लाभ लेते हैं। तो कुल मिलाकर नायब सैनी की सरकार ने जो काम किया है, अनूठा है, अभिनव है, अभिनंदनीय है। मैं नायब जी का और नायब जी की सरकार का इस बात के लिए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक जो कहा वो किया। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है, जो कहती है वो करती है। कांग्रेस केवल सियासत करती है। 55 सालों की राजनीति के बाद आज भी किसान ठगा हुआ है, नारों के अलावा उसको कुछ मिला नहीं। यदि वास्तविक रूप से किसान को कोई संबल, ताकत मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के पहल पर मिली है, उनके सरकारों के जरिए मिली है। और एक बार फिर से हरियाणा की सरकार को, नायब जी को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम के जरिए किसानों को ताकत देने का काम दिया, संबल देने का काम किया। तो सर, एक वक्फ बोर्ड में परिवर्तन करने की तैयारी जो है केंद्र सरकार कर रही है, उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुस्लिम जो समुदाय है उसके द्वारा विरोध व्यक्त किया जा रहा है? देखिए, इस देश में जो जाया है, जो जन्मा है,
जो इस देश की खाता है, जो इस देश में गाता है। मुझे लगता है कि इस देश में आज ये सोचने की जरूरत है कि जाति, पंथ और मजहब से इतर इस देश में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें सब लोग शामिल हैं। आज यदि कोई उज्ज्वला का लाभार्थी है तो मुस्लिम भी है, उसमें केवल हिंदू को उज्ज्वला नहीं मिलती। आवास मिलता है तो केवल हिंदू को नहीं मिलता। निरपेक्ष रूप से इस देश का समग्र विकास। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ बातों पर सियासत ज़्यादा होती है, काम कम होता है। इसलिए देश के संसाधनों पर सभी कौमों का, सभी वर्गों का समान अधिकार है। संविधान भी समानता की, समरसता की जब बात करता है तो मुझे लगता है कि इसमें सियासत कहीं ज़्यादा है। लेकिन मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है कि संसाधनों का समान वितरण हो और किसी भी तरीके की विसंगति नहीं हो। और इस लिहाज से लोग करेंगे कि जिन लोगों को वोट बैंक की राजनीति करनी है उनके पेट में दर्द होगा। पर मुझे लगता है कि देश में समानता के साथ सब लोगों के साथ व्यवहार हो, उसी तरीके का कदम है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जितने मर्जी सीएम बदले, लेकिन जो हरियाणा में कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार है, वो बनेगी। तो इस बयान को किस तरह से? मुझे लगता है कि हुड्डा जी की आखिरी पारी है और कांग्रेस की जो देश में दशा हुई है, नीति से, व्यवहार से उनको नकारा गया है। हरियाणा में उनको पर्याप्त समय मिला था, लेकिन हरियाणा का मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, हरियाणा की जनमानस बहुत अरसे से कांग्रेस के खिलाफ ही रही है, वैचारिक रूप से। क्योंकि हरियाणा के लोगों ने मुगलों से संघर्ष किया, हरियाणा के लोगों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, और हरियाणा उसी तरीके का प्रदेश है जिसने कांग्रेस को जगह तो दी थी लेकिन दिल में जगह नहीं दी थी, और समय समय पर बदलाव करके इस बात को पुष्ट भी किया था। हुड्डा जी को हरियाणा के विकास से लेकर किसानों की खुशहाली तक के लिए बहुत अवसर मिले थे, लेकिन उन पर एक सीधा सीधा इल्ज़ाम तो ये लगता है कि उन्होंने रोहतक के अलावा कुछ नहीं सोचा। हरियाणा की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें एक समग्र विकास की आवश्यकता थी, लेकिन आज हरियाणा की चारों दिशाओं में चहुमुखी विकास नायब सैनी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए हुड्डा जी का ये कथन कि मुख्यमंत्री कितने ही बदल लें, लेकिन ये बदलाव मुझे लगता है कि क्या राहुल गांधी हिम्मत कर सकते हैं कि किसी एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य किसान के सामान्य व्यक्ति को, एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का, क्या वो अपना कोई चेहरा घोषित कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य व्यक्ति को अवसर दिया है, मुख्यमंत्री बनाकर ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सब वर्गों की पार्टी है। और इसलिए निराशा में, हताशा में और भविष्य की आशंकाओं से हुड्डा जी कोई भी बात कहेंगे, मुझे लगता है कि अब हरियाणा की जनता उनके ट्रैप में आने वाली नहीं है। तो सर, एक तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, किस तरह से देखते हैं, क्या असर डालेगा, क्या प्रभाव रहेगा इसका? देखिए, हिंदुस्तान अब दुनिया के प्रमुख नक्शे पर है। हिंदुस्तान आर्थिक तौर पर समृद्ध हुआ है, ताकतवर हुआ है, और आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़ कर बने हैं। कोरोना की लड़ाई हिंदुस्तान ने अच्छे से लड़ी है, लोकतंत्र को मजबूती दी है। भारत की सेना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। देश में लोगों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद जो उल्लेखनीय काम हुआ है वो है लोक जागरण का, और लोगों में देश के प्रति एक अनुराग पैदा हुआ है। पहले भी था, लेकिन आज नौजवानों ने देश के तिरंगे को, देश के संविधान को और देश की लोकतंत्र को ताकत देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे के अभिमान के लिए, तिरंगे की शान के लिए, तिरंगे के मान के लिए पिछले कुछ अरसे से जो अभियान चलाया, हर घर पर तिरंगा। तिरंगा प्रतीक है हमारे शौर्य का, आज़ादी का, लोकतंत्र की ताकत का, और इसलिए हर हिंदुस्तान वासी के दिल में तिरंगा हो, हर घर पर, छत पर तिरंगा हो। और इसलिए युवा मोर्चा को एक विशेष अभियान दिया है कि हम लोग 11 से 13 के बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता तिरंगा रैलियों का आयोजन करेंगे। इसी दौरान तिरंगों का वितरण भी होगा, और पार्टी के सभी जितने हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोगों को प्रेरित करेंगे कि हिंदुस्तान की हर छत पर आज़ादी के पर्व पर, क्योंकि अमृतकाल हम लोग ये मना रहे हैं, तो आज़ादी के इस महापर्व पर हर घर पर तिरंगा हो। इस तिरंगे की शान और छटा कुछ अलग ही होगी। 14 तारीख को क्योंकि देश ने एक ऐसा अवसर देखा था, मुझे लगता है कि हरियाणा के लोग इससे ताल्लुक़ रखते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी कि जब देश का विभाजन हुआ था उससे बड़ी कोई विभीषिका नहीं थी। जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था, नेहरू को हिंदुस्तान चाहिए था, और केवल सियासत के लिए जिस तरीके से कौमों में फसाद हुआ, दंगे हुए और बहुत बड़े
पैमाने पर भारत के लोगों को पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में आना पड़ा, वो शरणार्थी कहलाए, लेकिन पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान को ताकत दी। पर आज भी पुरखे और आज भी जो लोग बहुत उम्र दराज हैं वो उस समय के किस्सों को बयान करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो 14 अगस्त ये विभाजन की वो काली रात थी जिसको विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी नई पीढ़ी को ये बताएगी कि किस तरीके से विभाजन हुआ और कैसी कैसी पीड़ाएं झेलनी पड़ी। तो 14 तारीख को वो आयोजन होगा और 15 को हर घर पर तिरंगा होगा, ये पार्टी का अभियान है।